वेलकम बैक। सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। भी हम बात कर लेंगे, किसानों की बात करेंगे, लाल टमाटरों की बात करेंगे, जिनको कभी हाथ ना लगाते भी डर लगता है, मगर आजकल सिंध में उनकी बेकदरी का ये आलम है कि किसान अपनी टमाटर की तैयार फसल पर हल जो है वो चला रहे हैं। 150 रुपए किलो तक हम टमाटर लेते रहे, और अब जो जब सिंध का टमाटर तैयार हुआ है, और हम सिंध के शहर हैदराबाद का जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पर आबादकार जो है हुकूमती पॉलिसी से शदीद नाराज़ है। उनका कहना है कि मुल्क में टमाटर इस वक्त वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, मगर हुकूमत को कौन समझाए जो मुसलसल टमाटर जो है वो दरामद किए जा रही है, जिसका नतीजा ये निकला है कि हैदराबाद में मुकामी टमाटर की कीमत कोड़ियों की मोल रह गई है, जो इतने परेशान हुए हैं उससे कि उन्होंने अपनी तैयार फसल पर हल चला दिया। अंदाजा करें, ये हमजा हमारे साथ भी एक दफ़ा हुआ था। अच्छा। कि आलू की फसल इसी तरह से काश्त की थी और कीमत उसकी जो है वो थी, तो फिर उसको भी इसी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि उसकी जो बाजार तक पहुंचाने की कीमत थी वो कीमत भी पूरी नहीं हो रही थी। और किसानों के साथ ये मसाइल अक्सर रहते हैं, जिससे हुकूमत जो है बिल्कुल नाबलद रहती है, ना कोई पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ना उन लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है जो उगाते हैं, ना उनको फैसिलिटेट किया जाता है जो खरीदते हैं। और हम ज़रे मुल्क हैं और हमने जो करना है किसान के लिए करना है। खैर, ये हमारे नारे हैं। सिंध आबादगार बोर्ड के मुताबिक वफाकी हुकूमत को 1.5 माह कबल ही मौजूदा सूरत हाल के हवाले से खत लिखकर आगाह कर दिया गया था कि मुल्क में टमाटर की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की जानिब से दरामद का सिलसिला बंद नहीं किया गया है। जिसकी किल्लत होती है उसको मंगवाने के लिए इतना टाइम लगा देते हैं, जो वाफिर मिकदार में मौजूद है उसको मंगवाई जा रहे हैं। और हमसे देखिए आजकल कितनी चीज़ें टमाटर से बन सकती हैं। अगर आपको ऐसे प्लांट्स लगा दें जहाँ पे केचप्स बन सकते हैं, सॉसेस बन सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चटनियाँ बन सकती हैं, तो और सूप्स बन सकते हैं, प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो लेकिन गवर्नमेंट इंटरवीन करे और इन तमाम चीज़ों के बारे में पॉलिसी साजी की जाए तो कोई मसाइल का हल निकले। लेकिन इस तरह से होता है कि जो हमारे किसान की जब आती है फसल मार्केट में, उस वक्त कीमत नहीं होती, और किसान को भी ये अपडेट करने की ज़रूरत है कि वो भी टनल फार्मिंग्स पे जाएं और उन सब्जियों को उन टाइमिंग पे उगाएं जो जब उनकी ज़रूरत है, जब उनका मतलब कि जब वो कम होती हैं, जब उनका मौसम नहीं होता। बगैर मौसम के सब्जियां उगाने की जो एक टेक्निक है उसको अपनाएं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फसल की कीमत हासिल कर सकें। अब ये मुकम्मल साइंस है जो किसानों को पढ़ानी पड़ेगी, और किसानों के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी हो गई है। हमारे बड़ा ऐसा मामला होता है कि इस ज़मीन पर तो सिर्फ यही होता है, हमने कभी दूसरी चीज़ ट्राई ही नहीं की। और कितने सालों से ऐसा मामला चलता, कितनी दहाइयों से ऐसा मामला चलता है, हमने कभी ट्राई ही नहीं की है। जब मैं अपने कजन्स को कहती हूँ ना कि टनल फार्मिंग करो, तो वो मुझे मेरी शक्ल देखते रह कहते अच्छा अब खवातीन हमें बताएंगी कि हमने क्या करना है। एक हमारे शो करो ना, जो हम करना चाहते हैं वो हम कर लेते हैं। लेकिन यू रियली हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ कि आपने क्या करना है। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमजा क्या ख्याल है? मोहम्मद अजीम खान हमारे साथ जो है ना मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती कमीशन के सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। किसानों ने तो हल चला दिए हैं कि टमाटर अब उनको ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने उगा तो लिए, अब बेचे किसको? क्यों हुकूमत दरामद करती जा रही है? इन मसाइल का कोई हल हमारे पास मौजूद है? प्लानिंग ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि किस वक्त हमें चीज़ें दरामद करनी चाहिए और किस वक्त नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, फरा और जो भी इस प्रोग्राम के होस्ट हैं, मैं उस हवाले ये बड़ा एक अहम टॉपिक है। ये बड़ा एक अहम टॉपिक है, और ये सीजनैलिटी है, और कभी कोई चीज़ बहुत सस्ती हो गई और कभी बहुत महंगी हो गई। ये आए दिन इस तरह के जो है हालात का हम सामना करते हैं। और आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि बेसिकली जो हमारी प्लानिंग में किसी हद तक कमी है। दुनिया में जो इन मसाइल को पर्टिकुलरली कोविड के हवाले से मैं देखूं तो बहुत सारे मुल्कों ने ऐसी पॉलिसियाँ अपनाई हैं या ऐसा उन्होंने तरीक़ाकार अपनाया है दुनिया में कि जिससे जो किसान है उसका भी नुकसान नहीं हुआ, उसको भी फ़ायदा हुआ है। ये पिछले साल में बहुत दुनिया तब्दील हुई है। उन्होंने किसानों को भी उनकी हिकमत अमली से फ़ायदा हुआ है और सार्फिन को भी हुआ है। उसमें उन्होंने जो काम किया है, अगर मैं मिसाल दूँ इंडोनेशिया की, तो उन्होंने बेसिकली डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केटिंग के जो कॉन्सेप्ट वो दिए हैं। तो डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केटिंग में ये होता है कि प्रोड्यूसर को या कंट्रैक्चुअल प्रोडक्शन करवाई है। ये हिकमत अमली है मेन जो दुनिया ने अपनाई है कि आप का। और तीसरी हिकमत अमली जो दुनिया ने अपनाई है वो ये है कि जो रिज़र्व होते हैं हमारे यहाँ, स्ट्रेटजिक रिज़र्व या स्टोरेज में जो चीज़ें होती हैं, खा वो पेरिशेबल हों, सब्जियां हों, फ्रूट हों, या जो कि सार्फिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उन तमाम अशिया को हमारे यहाँ भी 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जो सार्फिन हैं
पूरा साल इस्तेमाल करते हैं, जिसमें प्याज का भी नाम आता है जो हमारी एक सब्ज़ी है, उसके बाद टमाटर का नाम आता है और आलू का है। ये 3 चीज़ें जो हैं सारा साल लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इन 3 चीज़ों के बारे, इस तरह की 3 चीज़ों के बारे में जो दुनिया कर रही है वो ये कर रही है कि जब ये सरप्लस सीज़न होता है, जैसे अभी आपने कहा कि जी सिंध में टमाटर ज़्यादा हो गया, तो जो महीने सरप्लस होते हैं उन महीनों में इन सब्जियों को वो प्रिजर्व करते हैं, खा वो कोल्ड स्टोर में करें या दूसरा तरीका कार ये होता है, आपने उसका जिक्र भी किया है कि जी आप इसकी चटनी बना लें, आप इसकी जो है पल्प बना लें, कई शक्लें होती हैं, तो वो इसको प्रिजर्व करते हैं। और हमारे यहाँ चूँकि पाकिस्तान में लोगों को प्रिजर्व चीज़ों को इस्तेमाल करने का रवाज नहीं है, तो हमें अपने जो सार्फिन हैं उनका जो एक एटीट्यूड है, बिहेवियर है या तरीका जो हमारा चीज़ों को इस्तेमाल करे, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी हिकमत अमली बनानी होगी। जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया ने अब ऐसे स्टोर बना जी, देखिए हमें इस वक्त ये जी अभी तक अगर हमें बनानी होगी तो हम कब बनाएंगे? हमारा किसान तो लुट गया, तबाह हो गया, जो जिसने ये फसल काश्त की और उसकी कीमत भी पूरी नहीं हुई, वो कहाँ से वो पैसे लाएगा कि अगली का फसल जो है वो काश्त करे? गवर्नमेंट कहाँ है, इदारे कहाँ हैं? फरा इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। इस वक्त जो गवर्नमेंट कर रही है, आपने सुना भी होगा पिछले दिनों में, ये तकरीबन पिछले 3-4 हफ्तों से एक डैशबोर्ड की बात हो रही है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम जो चीज़ जहाँ पैदा हो रही है उसकी टाइमली इंफॉर्मेशन जिस पे हुकूमत या एक्सपोर्ट करती है किसी चीज़ को या इंपोर्ट करती है, उसका निज़ाम हमारे यहाँ डेटा का अनफॉर्चुनेटली मैं ये बता रहा हूँ अभी ये रियलाइज़ किया गया तकरीबन 6 महीने से, मैं भी उस टीम का हिस्सा हूँ जिसमें हमने 2 डैशबोर्ड इस वक्त की जो है पायलट हो रहा है, जिसमें गंदम और चीनी के हवाले से है। हम ये जो इसके बाद अगर ये पायलट अगले 2 महीनों में फाइनल उसका पूरी मोडेलिटीज़ तय हो जाती हैं, असल बात यह है कि हमें ज़मींदार को भी इन्फॉर्म करना है और उसको लिंक करना है कंटेक्चुअल प्रोडक्शन से कि भाई आप जब चीज़ पैदा करेंगे, दुनिया 60 से 70% जो चीज़ पैदा करता है किसान, उसके साथ वो कंटेक्ट करवाती है और कंटेक्चुअल प्रोडक्शन होती है जिससे कीमत पहले ही तय होती है कि जब आप चीज़ पैदा करेंगे तो भाई हम आपसे इस कीमत पे लेंगे। ये निज़ाम फौरी तौर पे नाफिज अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग प्रिजर्व चीज़ इस्तेमाल नहीं करते अपनी तरकारी बनाने में, वो फ्रेश सब्ज़ी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो 12 महीने एक फ्रेश सब्ज़ी हो या फ्रूट हो, उसका निज़ाम है, हम उससे कहते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए प्राइवेट सेक्टर की, पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि उस तरह के जो स्टोर हैं, ये हम कहते हैं कंट्रोल एटमॉस्फेरिक CA स्टोर कहते हैं इनको, पूरी दुनिया में ये राइज हैं। इनमें चीज़ आपकी बेशक टमाटर पड़ा हुआ हो, ये बेशक 12 महीने पड़ा रहे, 12 महीने के बाद भी आप निकाल के बाहर लेके जाएंगे और आप अपने सार्फिन के पास, तो वो जो है बिल्कुल फ्रेश शक्ल में होगा। ये निज़ाम हमें नाफिज करने होंगे, हमने नहीं किए हैं, हम मानते हैं हमारी ये कोताही है और इससे किसानों को भी फ़ायदा नहीं होता और सार्फिन कभी 300 रुपये का टमाटर खरीद रहे होते हैं और कभी उनको 5 रुपये में अवेलेबल हो रहा होता है। जब तक ये निज़ाम नाफिज नहीं करेंगे कि हमारे पास 6 महीने से लेकर 1 साल के रिजर्व नहीं होंगे पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब डैशबोर्ड बनाए जा रहे हैं, कितने अरसे में ये जो बातें आप कर रहे हैं ये नाफिजुल अमल हो सकती हैं? अब डैशबोर्ड बनाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि जी कि हमने तो 1.5 माह पहले वफाकी हुकूमत को बता दिया था कि ये मामला दरामद का सिलसिला फिर भी जारी है, तो डैशबोर्ड बनाने से फ़ायदा होगा? अगर होगा तो कब तक होगा? इसमें मैं एक चीज़ और बताऊं, दरामद एक तो बाकायदा होती है ना जो पाकिस्तान में दरामद की जाती हैं चीज़ें किसी मुल्क से, और वो एक पॉलिसी के तहत कुछ दरामद पाकिस्तान में आपको पता है जो हमारी एक जो ट्रेड अफ़गानिस्तान के साथ है उसको अभी उस तरह से कंट्रोल नहीं किया गया। वो जो है अनरेगुलेटरी किस्म की जो है वो ट्रेड है और बहुत सारी चीज़ें ईरान से वाया अफ़गानिस्तान ये पाकिस्तान में आ रही होती हैं, तो इनको भी कंट्रोल करना होगा और उसमें बाद चीज़ें हमारे यहाँ से उधर जा भी रही होती हैं। और अभी वो जो पॉलिसी क्लियरली कि अफ़गानिस्तान से बाकायदा चीज़ें कौन सी कब मंगवानी हैं और कब उनको रोकना है, ये भी चीज़ें अभी इसका पार्ट है। और इसमें हमें कुछ मसाइल जो इस वजह से भी हैं कि जो एक अनरेगुलेटेड ट्रेड है जो बिटवीन बॉर्डर्स हो रही है, उस पर इतना हमारा उस हद तक उतना कंट्रोल जितना होना चाहिए। तो चीज़ बाद दफ़ा बॉर्डर से जो है पाकिस्तान के अंदर लाइजॉन भी नहीं है। कॉमर्स मिनिस्ट्री देख रही है कि कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट होगी, कौन सी चीज़ इम्पोर्ट होगी। एग्रीकल्चर जो है कि लोग देख रहे हैं कि अच्छा क्या, वैसे देख तो कोई भी नहीं रहा कि उगाया क्या जा रहा है और कितना उगाया जाना ज़रूरी है। अभी गंदम के ऊपर भी हम जो है फॉल बैक कर रहे हैं, हमें हदफ पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सर ये बताइएगा
कि बहुत सारी चीज़ें किसान के साथ जो कम्युनिकेट करने की हैं कि आप टनल फार्मिंग पे आ जाएं, उस पर पैसे ज़्यादा लगाएं, ये चीज़ इस मौसम में इतनी काश्त ना करें, ये किसकी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को भी थोड़ा सा रेगुलेट किया जाए, इनको भी अपग्रेड किया जाए? मैं आपको फर्क अगर बताऊं, हिस्टोरिकली ये फैसलाबाद का एरिया, मामू कांजन का एरिया, अप टू जो हमारा है मुल्तान, अगर आप जाएं तो मेलसी वहाड़ी तक एक वक्त में हज़ारों टनल वहाँ लग गई थी ऑफ सीजन टमाटो प्रोडक्शन के लिए। लेकिन उस वक्त हमारी एक पॉलिसी इंडिया के साथ थी, इंडिया के साथ ये कि और हमारे यहाँ पॉलिसी, जिस वक्त टमाटर हमारा ऑफ सीजन आता था पाकिस्तान के किसानों से, उस वक्त हम साथ ही साथ इंडिया से टमाटर भी इंपोर्ट करने देते थे, जिससे उनको नुकसानात हुए। तो टनल फार्मिंग बहुत बड़ी लार्ज स्केल पे चली गई थी, फिर उसमें लोग डिस्करेज हो गए, उन्होंने वो छोड़ दी। टनल फार्मिंग भी हिस्सा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर तो मौसम इतने ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ तो 11 के करीब एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं, हमारे यहाँ तो फ्रेश चीज़ें ही मुल्क के आ सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि जिस वक्त एक रीजन में फसल, जैसे आजकल है, फसल पैदा होती है तो किसान को कीमत नहीं मिलती, उसका सिग्नल ये जाता है कि जो दूसरा कोई इलाका है जहाँ जाके अगली फसल लगनी होती है टमाटर की, उन किसानों को हम इन्फॉर्म नहीं करते कि जी आप अगले सीज़न में, चूँकि आपके यहाँ ही लगनी है, वो पिछली सीज़न की कीमत देखते हैं और अगली फसल नहीं लगाते। तो ये जो मार्केट इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है, जिसमें हमारे बहुत सारे अदारों ने, मीडिया ने एक रोल प्ले करना है कि बाकायदा तौर पे किसान को इन्फॉर्म किया जाए कि आप इस इलाके में इस सीज़न में इतनी फसल लगाएंगे और कंटेक्चुअल प्रोडक्शन हो। ये मैं बता रहा हूँ आपको, दुनिया ने इसी तरह से किया है, 60-70% प्रोडक्शन कंटेक्चुअल होती है। जब तक ये निज़ाम हम मुनाफिज नहीं करेंगे मार्केटिंग का, किसान भी नुकसान में रहेंगे और हमें एज ए सार्फिन कंज्यूमर को भी जो है ये कभी सस्ती और कभी महंगी चीज़ें मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अजीम खान साहब चेयरमैन PRC थे और हमें बता रहे थे कि क्या हल हो सकता है इन तमाम चीज़ों का। लेकिन हमसा, जब तक एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी नहीं ना होगी कि कॉमर्स वालों को, ट्रेड वालों को, मिनिस्ट्री को पता हो कि किस टाइम पे इंपोर्ट करना है और किस टाइम पे इंपोर्ट करना रोक देना है, और किस टाइम पे अपनी फसल को एक्सपोर्ट करना है और किस टाइम पे उसको एक्सपोर्ट में फैसिलिटेट करना है। और जब तक ये देखें ना, जो जहाँ पे एक ग्रुप्स बने हुए हैं, मतलब अगर शुगर का ग्रुप है या गंदम का कोई ऐसा ग्रुप मौजूद है फ़र्ज़ किया, तो वो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट कर लेते हैं। लेकिन वो जो किसान टमाटर उगा रहा है ना, उसको नहीं पता कि बात यह है कि पॉलिसी मेकिंग में कोई ऐसा बंदा होना तो चाहिए जिसको इन बातों की नो हाउ हो कि ये मुश्किलात कितनी होती हैं, जो ग्रास रूट लेवल से ऊपर गया हो। फराज, सबको पता है कि फ़खर इमाम साहब जो बैठे हुए हैं वो एक बहुत बड़े जमींदार हूँ, क्या उन जैसे लोगों को अगर नहीं, वैसे बोलते भी हैं, वो बात भी करते हैं। चंद साहब बात करते थे तो चंद साहब जो है वो साबिक हो गए अब तो अब आप वो मामला देख सकती है। पॉलिसी मेकिंग में ऐसे लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कितनी सब्सिडी देनी चाहिए किसान को, खाद कितने की होनी चाहिए, ये फैसला ऐसे लोगों के पास ही रहने देना चाहिए, ना कि उन लोगों के पास रहने देना चाहिए जो शहरों में पले बड़े हैं, जिनको पता नहीं है कि किस तरीके से इसी काम के लिए ना, जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो क्या डंका बाजे। ठीक है, खैर आगे आपको लिए चलेंगे। एक और मामला है, भारतीय फिल्मों के अदाकार राज कपूर साहब के आबाई घर के मालिक ने 1.5 करोड़ रुपए में मकान फरोख्त करने से जो है वो इनकार कर दिया और हुकूमत से 2 अरब रुपए का मुतालबा किया है। ये डिमांड एंड सप्लाई का रूल जो है ना, वो उन्होंने सीख लिया है कहीं से। ये मोनोपोली है कि अब ये मोनोपोली का कॉन्सेप्ट डिमांड है तो मेरी कीमत मेरी मर्जी, तो मैं मेरी मर्जी कि मैं इसमें जो भी करूं। राज कपूर के जो मकान के मालिक हैं वो हाजी अली कादिर साहब ने मकान की कीमत 1.5 करोड़ मुकर्रर करने का जो फैसला था हुकूमती, उसको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि भाई इतने पैसे दो तो ये तुम ले लो और इसको जो है वर्षा बना दो। बिल्कुल सही। अब इस पे हम कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन ये इस वक्त खस्ता हाली जो है वो आप देख रहे हैं। इस खस्ता हाली को ज़हन में रखते हुए और देखते हुए ही हुकूमत ने इसको एक कौमी वर्षा करार दिया था, और इस वर्षे की हिफाजत के लिए ज़रूरी था कि इस बिल्डिंग को जो है तहवील में लिया जाए और फिर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए और इसको जो है एक काबिल दीद मुकाम बनाया जाए। लेकिन अब उसमें वो चूँकि जब डिमांड एंड सप्लाई का रूल आ गया, तो अब ये मामला जो है कैसे तय पाता है ये अभी देखना पड़ेगा। और इसी हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है जहांगीर शहजाद ने, आपको वो दिखा दें। खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत ने लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार और राज कपूर के आबाई घर खरीद कर इसे अजायब घर बनाने का फैसला कर लिया और दोनों घरों की खरीदारी के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए भी मुख्तस कर दिए। ढक्की नालबंदी में वाक़या राज कपूर के 6 मरला घर की कीमत 1.5 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी है, जिसमें जमीन की कीमत 1 करोड़ 15 लाख और मटेरियल की कीमत 35 लाख रुपए लगाई गई है।
घर के मालिक अली कादर ने 1918 में बनने वाले राज कपूर का ये घर 1.5 करोड़ रुपए में फरोख्त करने से इनकार करते हुए कहा है कि ढकी नालबंदी में सिर्फ आधा मरला जमीन भी इस कीमत में नहीं मिलती। ये असर कदीम वाला है। ये कहते हैं कि हमें फी सबिल्लाह दे दो, मांडी मलकिया देना, हम जो मानते वो हमें दे दो, हमें 2 अरब रुपए दे दो। हुकाम के मुताबिक ये कीमत इलाके में बिकने वाली अराजी की मार्केट वैल्यू के मुताबिक मुकर्रर की गई है और अगर घर के मालिक को कीमत पर एतराज है तो इसे डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त देनी चाहिए। लेजेंड अदाकारों की इन रिहायशगाहों की हालत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। इन मकानात की अज़मत रफ्ता की बहाली कब होगी, ये वो सवाल है जो पेशावर के शहरी हर आने वाली हुकूमत से करते आ रहे हैं। कैमरामैन किफ़ायत शाह के साथ जहांगीर शहजाद, 92 न्यूज़, पेशावर। ये खुसूसी रिपोर्ट जो है ये मुलाहिजा की है और इसे कहते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आना। सो मुहावरे जो है ना वो मैं आपको बहुत सारे नहीं, मैं आपसे सीख रहा हूँ कि आप मुहावरे जिस तरह इस्तेमाल कर रही हैं और फिर जो है आप कुछ दिल की बात कर लेते हैं। जिसका काम धड़कना है। वैसे तो हम इस दिल से बहुत सारे काम लेते हैं, लेकिन इसका असल काम यही है कि हमारी जिंदगी को चलाए रखे। इसकी जो धड़कन जब तक सुनाई देती है उसका मतलब यह है कि जिंदगी रवां दवां है। और जब खुदा न खास्ता इसकी धड़कन में तातुल या खराबी आना शुरू हो जाए तो उसका मतलब यही है कि जिंदगी की दिन और सांसें जो है वो गिनी जा चुकी हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखना है का मतलब है कि अपने दिल का ख्याल रखना है। और हमजा बीइंग अब द रिसर्चेस हो रही हैं मेडिसिन में बहुत ज़्यादा। एक ज़माना था जब कहा था कि ख़वातीन के अंदर एक हार्मोन मौजूद होता है जिसका नाम एस्ट्रोजन, कि वो एस्ट्रोजन जो है ना वो उन्हें नेचुरल इम्यूनिटी देता है और ख़वातीन जो है उनके अंदर 50 साल की उम्र तक हार्ट अटैक का ख़तरा और ख़दशा जो है वो कम होता है मर्दों की निस्बत। लेकिन अब जो एक रिसर्च सामने आई है और ये आगा खान यूनिवर्सिटी ने स्टडी जो है ये प्रेजेंट किया है, उन्होंने इस तासुर को बिल्कुल गलत करार दिया है और कि ख़वातीन जो है वो नहीं है, हार्ट अटैक उनके लिए नहीं है, दिल के अमराज उनके लिए नहीं है, सिर्फ मर्द ही उनसे मुतासिर होते हैं। उनका कहना है कि दिल की बीमारी की वजह से अब ख़वातीन भी उतनी ही खतरे की सरहद पे हैं और खतरे से दो चार है जितने की मर्द हैं। मैं मुस्कुरा रहा था इसमें कि मर्दों के दिल के मामलात कुछ और होते हैं, तो वो शायद उस वजह से पहले कहते होंगे कि वो ज्यादा मुतासिर हो जाते हैं। तो अब नहीं है, अब मर्दों के दिल के मामलात जो हैं वो नहीं, अब बराबरी की ज्यादा बात हो रही है ना, तो इस वजह से मुझे लगता है दिल वाले नहीं रहे। इसका मतलब है कि ख़वातीन भी अब दिल वाली। अच्छा, वैसे सोशल मीडिया और ये जो स्क्रीनशॉट्स वाला मामला ना, इसके बाद जो ये जो दिल फेंक वाले मामलात हैं ये काफी कंट्रोल भी हुए हैं। हाँ बिल्कुल तो अपने दिल की हिफाजत कीजिए। अच्छा, ये संजीदा मामला, खैर बैक टू द स्टोरी, हम वो बात कर रहे हैं कि ख़वातीन के लिए भी उतना ही ये संजीदा मामला है जितना मर्दों के लिए संजीदा समझा जा रहा है। सो इसके बारे में हम बातचीत करेंगे और जानेंगे अपने से। हमारे साथ डॉक्टर नवीद अहमद है, माहिर अमराज क़ल्ब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, ये कोई लेटेस्ट फाइंडिंग है? पहले तो जैसे हमने जिक्र किया कि हमें बताया जाता था और हमने पढ़ा भी यही कि एस्ट्रोजन जो है वो नेचुरल इम्यूनिटी है, ख़वातीन को तो बेफिक्र रहने की ज़रूरत है। 50 साल के बाद जब कहीं मेनोपॉज होगा तब कहीं जाकर दिल के ख़तरा जो है, हार्ट अटैक का ख़तरा जो है वो पैदा हो सकता है। लेकिन अब ये रिसर्च जो है और ये स्टडी जो है ये क्या कह रही है और इसकी बुनियाद क्या है? देखें, इसमें हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है जो दिल के अटैक और दिल के अमराज का बाहस बनता है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से एक फैक्टर ये होता है जो फीमेल्स को एक प्रोटेक्टिव जो है फेनोमेनन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर इस जो हमारा प्रोटेक्टिव फीमेल्स के लिए ये फेनोमेनन है, अगर हम इसको दूसरे जो फेनोमेनन है अगर हम उसको जैसे बोलते हैं ना, एक को अगर आप एक से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप कोई और फैक्टर जैसे स्मोकिंग है जो आजकल ज्यादातर हमारे पास अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास के अंदर बहुत कॉमन है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इसके अलावा हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, ये अगर आप करते चले जाएंगे तो जो आपका प्रोटेक्टिव फेनोमेनन है वो उसको आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप उसको डिवाइड कर रहे हैं। सो दैट इज द मेजर रीजन जिसकी वजह से हमारे पास जो हमारे प्रोटेक्टिव देखें वो जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें प्रोवाइड हुए हैं वो तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हम उनको खुद हमारे जिस्म से निकाल रहे हैं। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो मतलब कि ख़वातीन जो आपने बातें की हैं, ये वाले मतलब स्मोकिंग नहीं कर रही हैं, ये जो मामलात हैं वो जो आप बता रहे थे वो नहीं कर रही हैं, तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उनके लिए पिछली रिसर्च ही ठीक है कि उनको कोई खास खतरा नहीं है। क्या स्ट्रेस का भी कोई अमल दखल है डॉक्टर साहब? क्या डाइट हैबिट्स का जैसे आपने कहा तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अर्ली मेनोपॉज एंड देन अर्ली जो है मैच्योरिटी, इसका भी ताल्लुक है कि चूंकि अब उसके वो भी टाइमिंग्स चेंज हो गई हैं तो उसकी वजह से भी ये खतरात बढ़ गए हैं। बिल्कुल
देखें, इसके अंदर कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो मॉडिफाइबल होते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। अब नॉन मॉडिफाइबल के अंदर जैसे जेनेटिक्स आ जाती है। अगर आपके जीन के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर ही तब यंग एज के अंदर कॉर्नी आर्टरी डिजीज रन कर रही है, यानी आपके खुदा न ख्वास्ता आपके या वालिद या वालदा को कोई छोटी उम्र में दिल का अटैक हुआ है, तो ये इसके एन मुमकिन चांसेस हैं कि हो सकता है आपको या आपके घर में किसी भी आपके भाई बहन को या जो भी आपका पहला रिश्तेदार होगा उसके अंदर ये अटैक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इसमें ये नहीं कह सकते, वो फिर उसमें यह कहा जाता है कि यार वो तो सिगरेट भी नहीं पीता था, वो तो इस तरह, वो तो रोजाना वॉक भी करता था, लेकिन फिर भी उसको दिल का अटैक हो गया। तो वो जैसे मैंने पहले आपको अर्ज किया, इसके अंदर बहुत सारे मुतअद्दिद फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर होते हैं, कुछ ट्रीटेबल होते हैं। अब जैसे आप अगर अपना वजन कम कर रही हैं तो ये मॉडिफाइबल फैक्टर है, आप अपना वजन कम कर सकती हैं। आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर नहीं कर रहे, उसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल को आप चेंज करके एक्टिव लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी को शुगर हो जाए तो शुगर नॉन मॉडिफाइबल है, एक बार हो गई तो आपको रहेगी, तो आस्ता आस्ता आपकी नालियों को तंग करती जाती है, खाती चली जाती है और आखिर में दिल का अटैक का बाहस बनती है। इसी तरीके से हाइपर ब्लड प्रेशर है, वो भी इस तरीके से दिल की नालियों को तंग करता चला जाता है, तो वो आपके हाथ में नहीं है। इसी तरीके से कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो छोटी उम्र के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देती हैं। आपकी कोलेस्ट्रॉल की मिकदार, कोलेस्ट्रॉल की 2-3 मिकदारें होती हैं, 2-3 एक टाइप्स होती हैं। एक कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होने की वजह से प्री मेनोपॉज बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है, जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को खाता है, तो उससे उसको दिल के अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से किसी फीमेल के अंदर वो कोलेस्ट्रॉल पैदा ही ना हो रहा हो तो वो उल्टा उसका नुकसान का बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक और अहम मामला है, ये बताइएगा कि नौजवानों के अंदर हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं कि जो हार्ट अटैक की रेशियो है बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अगर हम देखें किसी नौजवान की खुदा न खास्ता अगर डेथ हो रही है और हम पूछते हैं तो कहते हैं जी उसको हार्ट अटैक हो गया। ऐसा पहले सुनने में नहीं आता था कि नौजवानों के अंदर शरह इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, ये क्या वजह है? देखें, इसके अंदर मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो वाकई शरह बढ़ रही है, जो हम देख रहे हैं अपने इदारे के अंदर, जो हम लोगों को डील कर रहे हैं, अब वाकई यंग लोग आना। इसमें 2 वजहें हैं। एक वजह यह है कि पहले लोगों के अंदर अवेयरनेस कम थी, अब प्रिवेंशन पे, अवेयरनेस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। हर डॉक्टर इस चीज पे, हर किसी को, और इसके अलावा जो हमारे माशाल्लाह जैसे अभी लिटरेसी रेट आस्ता आस्ता बढ़ता है, लोगों को इस चीज का शऊर आता है, तो वो खुद भी इस चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि लोगों की खुदा न ख्वास्ता डेथ हो जाती थी तो उनको पता भी नहीं लगता था उनको क्या हुआ। अब क्या होता है कि लोग जैसे ही उनको सीने का दर्द होता है, माशाल्लाह चेस्ट पेन यूनिट्स अवेलेबल हैं, तो वो फिर फौरी वक्त पे जाके ईसीजी कराते हैं, तो पता लग जाता है कि दिल का अटैक है। तो उसमें ये नहीं है कि शरह बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये है कि पहले मसला दबा हुआ था, मसला उभर के सामने आ गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इस स्टडी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बीइंग फीमेल एज वेल। जो आप लोगों ने कहा कि ख़वातीन भी अब ख़तरे की जद में हैं, और आपने कहा कि कुछ भी स्मोकिंग या कोई भी स्ट्रेस फैक्टर भी क्या उसमें हो सकता है? ख़वातीन मुलाजमतें भी कर रही हैं, दबाव का शिकार भी हो रही हैं, तनाव का शिकार भी हो रही हैं, क्या ये भी एक वजूहत है? और दूसरा आपने कहा कि कुछ ऐसी अमराज हैं जिसकी वजह से आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनना कम हो सकता है और आपको इल्म भी नहीं होगा, और उसकी वजह से फिर बिल आखिर दिल के अटैक का ख़तरा जो है वो पैदा हो जाएगा। वो क्या अमराज है, वो क्या मामलात हैं जिससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनना कम हो जाता है? देखें, उसमें कुछ अमराज ऐसे हैं कि छोटी उम्र के अंदर, इसलिए अब हम 31-35 के बाद जिन लोगों के फैमिलीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां रन कर रही होती हैं, उनको ये तजवीज़ करते हैं कि आप एक बार जिंदगी में अपना लिपिड प्रोफाइल और एक शुगर का टेस्ट जरूर करवाएं। उसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि आप कोलेस्ट्रॉल के जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं वो किस तरह के मौजूद हैं। उसमें बहुत सारी पेचीदा, बहुत सारी इस तरह की बीमारियां हैं जिनका मैं यहाँ नाम लूंगा तो मेरे ख्याल से किसी को कुछ नहीं आएगा, लेकिन इतना समझ लेना बहुत जरूरी है कि कुछ जिन फैमिलीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां पहले से रन कर रही हो, उनके अंदर 30 साल 35 साल के बाद एक बार लिपिड प्रोफाइल करा लेना बहुत जरूरी है, और कार्डियोलॉजिस्ट को मतलब उनकी एक जनरल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। दे शुड बी वेरी केयरफुल एंड वेरी वेल अवेयर अबाउट देयर जो है ना स्टेटस के मैं किस तरफ जा रहा हूँ। उसके अंदर फिर ये होता है कि हम हर बार दवाई तजवीज नहीं करते, समटाइम्स हम लाइफस्टाइल मोस्ट ऑफ द टाइम हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में इतनी मुश्किल चीजें हैं नहीं, हमने उनको मुश्किल बनाया हुआ है। आपने अपना वजन कम करना है, ये मुश्किल काम है।
बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नवीद, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से करते बड़ा अहम मामला है, ख़वातीन को भी इस पर चौकन्ना रहने की अब ज़रूरत है। और एक मैं कल पढ़ रही थी और वो रेलिवेंट है, इसलिए मैं जल्दी से शेयर कर देती हूँ। खुदा ना खास्ता अगर कभी फील हो ना कि दिल का कोई मसला हो रहा है तो लंबा सांस लेके खांसने की कोशिश करें और ज़ोरदार खांसी जो है वो करें। इसके साथ ये नहीं है कि आप हॉस्पिटल जाना डिले कर दें, लेकिन इसके साथ फौरी तौर पर अगर आपको नहीं आता है PCR तो फिर आप दिल के ख़तरे की सूरत में किसी भी शख्स को अपने आप को आप जामबर कर सकते हैं। टाइम मिल सकता है आपको कि वो जो फेटल मोमेंट्स हैं वो डिले लंबे कर हो सकते जाएं। हैं कुछ। चलें, शायद मैं समझाने में कामयाब हुई हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं तो समझ गया हूँ, लोग भी बेशक समझ गए होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।